नमस्कार बच्चों। आज हम आपके पुस्तक वसंत का पाठ 17 पढ़ेंगे। सांस सांस में बांस। बांस क्या होता है? बांस की लकड़ी सुना है बेटा आपने नाम कभी? आप कहीं जंगल में गए हों या अपने गांव में गए हों या कहीं कहीं पर आपको पार्क में भी लगा मिल जाता है बांस के पेड़। बांस की लकड़ियां देखी है? उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। टोकरियां बनती है, जीना बनता है, जो सीढ़ी जो होती है जिससे आप छत पर चढ़ सकते हैं। बांस की सीढ़ियां वो भी आपने देखी होगी, वो भी बांस से बनी होती है। तो चलिए आज हम इस पाठ के जरिए बांस के क्या क्या प्रयोग हैं, ये कहाँ मिलता है, कब मिलता है और आप इसे कैसे उपयोग में ला सकते हैं, ये सारी बात जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ 17, सांस सांस में बांस। एक जादूगर थे, चंगकी चंगल नबा। उनका नाम था चंगकी चंगल नबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बहुतायत यानी बहुत मात्रा में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में, आपने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्य सुने हैं ना, उसमें बांस बहुत उगता है। इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। कलात्मक चीजें यानी अपनी कलाकारी दिखाना लोगों ने शुरू किया, अपने हाथ से चीजें बनानी शुरू की। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब भी हाथ लगी हो। आपने बया का घोंसला देखा है? बया एक चिड़िया होती है, वो घोंसला बनाती है गोल 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 और नीचे को आते आते वो शंकु आकार का हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर वो तो घोंसला होता है। जैसे आपको ये 2 टोकरियां दिख रही हैं अपनी पुस्तक में, उसी प्रकार ये घोंसला होता है। बया का घोंसला बहुत ही सुंदर घोंसला होता है। शायद ये डलिया बनाने का तरीका लोगों ने बया से ही सीखा हो। आगे पढ़ते हैं। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। यानी बांस की कहीं पर आप लकड़ी प्रयोग करो, कहीं पर उसके धागे यूज करो, अलग अलग चीजें यूज कर करके उसे सुखा के उसे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बांस के कई तरीके से कई भाग उसके प्रयोग में लाए जाते हैं। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। अंडाकार यानी अंडे की शेप में, ओवल शेप में। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे से एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना
ना भूलना। आपने देखा होगा असम के लोगों को, आपने देखा होगा उनके पेट पे बड़ी बड़ी टोकरियां रहती है, वो भी बांस से बनाई जाती है, जिसमें वो चाय की पत्तियां चुनकर डालते हैं। फिर देखते हैं जुलाई से अक्टूबर, यानी जुलाई से अक्टूबर के महीने में घनघोर बारिश होती है। घनघोर बारिश के महीने यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त है। यानी उस समय बहुत वर्षा होती है तो लोग बाहर जाने का ज्यादा काम नहीं करते हैं, अपने खेतों का काम नहीं कर पाते हैं, तो वो घर पे जो बांस इकट्ठा होती है उसी से चीजें बनाते हैं, या फिर जंगलों पर उस समय बांस खूब हुई होती है, उस समय इकट्ठा करके ले आते हैं। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। देखो, बांस की शाखाएं अलग कर देते हैं और पत्तियां अलग कर देते हैं। इसके बाद ऐसे बानों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दांव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती है। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है कि कितने लंबी उन्हें खपच्चियां चाहिए। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। तो देखिए, है ना इसमें भी तरकीब। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती, इन्हें चीर कर पतली खपच्चियां बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ फिर दांव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दांव दाएं हाथ में। दांव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दांव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दांव को अंदर की ओर दबाता है और दांव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबा कर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसी ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। जैसे आपने देखा होगा पलंग की निवाड़ की बुनाई, आपने खाट देखी होगी, खाट में होता है ना चकोर चेक वाला डिजाइन, वैसा ही डिजाइन बनता है। टुल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या चोटी की तरह गोंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों के नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। तो ये है आपका लिखा गया एलेक्स एम जॉर्ज द्वारा पाठ निबंध, और इस निबंध का अनुवाद किया था शशि सबलोक ने। चलिए अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। चलिए अब बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। पहला प्रश्न देखिए निबंध से, बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? देखिए बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है?
जब वो 1 से 3 साल तक का हो, उसी बूढ़े बांस को तोड़ा जाता है। और ऐसी कौन सी विशेषता होती है बूढ़े बांस में जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? कौन सी विशेषता होती है? वो सूख जाता है और आराम से तोड़ा जा सकता है, जबकि युवा बांस आराम से तोड़ा नहीं जा सकता। फिर है दूसरा, बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? यह उत्तर आप अपनी समझ के आधार पर लिखिएगा कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी। तीसरा, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? शायद तब जब लोग अपना खाना, अपना भोजन इकट्ठा करते थे, और इसी भोजन को इकट्ठा करने के लिए शायद इन बांस की बुनाई का प्रयोग किया गया हो। उनके लिए टोकरियां बनाने के लिए, भोजन इकट्ठा करने हेतु टोकरियां बनाने के लिए शायद इन बांस की बुनाई का आरंभ हुआ हो। फिर है चौथा, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखिए आपकी पुस्तक में एक जगह आया था 7 राज्य। ऐसे 7 राज्य कौन से हैं उत्तर पूर्व के, जिन्हें हम इंग्लिश में 7 सिस्टर्स भी कहते हैं? कौन कौन से हैं 7 सिस्टर्स? 7 राज्य ऐसे जहां पर बांस बहुतायत मात्रा में होता है। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको नाम। अरुणाचल प्रदेश पहला, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम, छठा नागालैंड और सातवां त्रिपुरा। तो ये है 7 बहनें जहां बांस बहुतायत मात्रा में होता है, और इसके साथ साथ में बांस बसा है, यानी यहाँ पर बांस के बिना इनका जीवन असंभव सा प्रतीत होता है। अब आप इस हिस्से को, इन 7 राज्यों को एटलस में देखिएगा और समझिएगा। फिर है निबंध से आगे। पहला, बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। तो देखिए पहला शब्द क्या दिया है? संगीत। अब संगीत में आप बांस का क्या प्रयोग करते हो? बहुत अच्छे, बांसुरी। क्या प्रयोग करते हैं? बांसुरी का। बांसुरी से जो मधुर ध्वनि निकलती है, ये बांसुरी किससे बनी होती है? बांस से बनी होती है। फिर देखिए मच्छर। अब मच्छर से बांस का भला क्या संबंध हो सकता है? तो जो मच्छर भगाने के लिए जो मच्छरदानी लगाई जाती है, उसमें जो डंडे लगाए जाते हैं मच्छरदानी को सपोर्ट करने के लिए, वो कौन से होते हैं? बांस के बने ही बल्लियां वो होती हैं, बांस से बने ही डंडे होते हैं। और कई जगह बांस को जलाकर मच्छर भगाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। बांस को जलाकर मच्छर भाग जाते हैं। फिर है तीसरा, फर्नीचर। अब देखिए कहीं कहीं फर्नीचर के रूप में भी बांस का प्रयोग होता है। जैसे आप गिफ्ट आइटम बनाते हो बांस से, और बांस से बहुत सारी चीजें बना सकते हो। खाट बना सकते हो, डाइनिंग सेट बना सकते हो, सोफा बना सकते हो, और गिफ्ट आइटम कई सारे बनते हैं। फिर है प्रकाशन। प्रकाशन में और एक नया संदर्भ, तो इसके बारे में सोचिएगा और लिखिएगा। फिर है दूसरा प्रश्न, इस लेख में दैनिक उपयोग की चीजें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है? देखिए प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? चमड़ा, घास के तिनके, पेड़ की छाल, गोबर, मिट्टी। आप इनके क्या दैनिक प्रयोग कर सकते हैं? चमड़े का क्या दैनिक प्रयोग कर सकते हैं? आप अपने घर में जूते पहनते हो, बेल्ट पहनते हो, ये दैनिक प्रयोग की चीजें हैं आपकी। वो सब किससे बनती है? चमड़े से। घास के तिनकों का क्या प्रयोग है? पेड़ की छाल का क्या प्रयोग है? गोबर का क्या प्रयोग है? गोबर के आप उपले बनाते होंगे, कंडे बनाते होंगे, और उसमें खाना बना सकते हैं, आग सेक सकते हैं। बहुत सारे प्रयोग है। मिट्टी के क्या प्रयोग है? मिट्टी बदन पे लगाई भी जाती है, कोई कोई मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, और कोई मिट्टी से घर में लीपा भी जाता है, घर में उसकी पुताई भी होती है ना, कच्चे मकानों में। तो मिट्टी के भी बहुत सारे प्रयोग हैं। इनमें से किन्हीं 1 या 2 प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। मान लीजिए आप गोबर का प्रयोग करते हो उपले बनाने के लिए, तो कैसे आप गोबर के उपले बनाएंगे, उस तरीके को अपने शब्दों में लिखिएगा। फिर है तीसरा, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविजन के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है? देखिए आपने अखबार में ये सांस में बांस तो इन्हीं राज्यों में बसा है, जो 7 राज्य मैंने आपको भी बताए,
सेवन सिस्टर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अब इन आपने अखबार में इनके बारे में कभी पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा, इंटरनेट में इसके बारे में देखिएगा, यहाँ की फोटो किसी पुस्तक में देखिएगा और इन सबको देखकर पढ़कर आप तुम्हारे मन में क्या छवि बसती है, कैसी तस्वीर आती है, कैसा हरा भरा राज्य आपको दिखता है, ये इनके बारे में लिखिएगा। फिर आते हैं हम अनुमान और कल्पना। आपको थोड़ा अनुमान लगाना है और थोड़ी कल्पना करनी है। इस पाठ में कई हिस्से हैं जहां किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है। जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे से गुंथी होती है। इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर दो। यदि अंदाज लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बातचीत, अपने दोस्तों से बातचीत करके सोचो। पहला, बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि छोटी मछलियों का आकार छोटा होता है, वो शंकु आकार में फंस जाएंगी और बाहर आने में उसे टाइम लगेगा। क्योंकि शंकु आकार है तो वो गहरा होगा, नीचे होगा, गोल गोल होगा, जिसमें उनको निकलने में टाइम लगेगा। बड़ी मछली तो उसके अंदर आ ही नहीं पाएगी, तो इसलिए छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर रेखा, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है? सोचिए, ऊपर का अंडाकार है तो नीचे का कैसा होगा? एकदम शंकु का है तो एकदम नीचे बहुत ही संकीर्ण होगा। फिर है ग, इस जाल से मछली पकड़ने वाले को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है? बताइए, सोचिए। अगर वो तेज चलेगा तो मछलियां उसकी हलचल से अपने आप भाग जाएंगी और पकड़ में नहीं आएंगी। अब आते हैं हम जरा शब्दों पर गौर करिएगा। हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफर, आड़ा तिरछा, डलिया नुमा, कहे मुताबिक, इन वाक्य के अंशों का वाक्यों में प्रयोग करो। बहुत ही आसान है, आप इन पर वाक्य बनाइएगा, इन शब्दों पर, इन वाक्यांशों पर। फिर आते हैं हम व्याकरण पे। बुनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो वाक्यांश शब्द के पीछे आकर जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे आकर एक नया शब्द बना देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे, और उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पीछे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा? प्रत्यय। इसी जैसे बुनावट शब्द में आवट लगा, ऐसे ही नुकीला, दवा, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्यय पहचानो और उनसे 3-3 शब्द और बनाओ। इन शब्दों का वाक्य में भी प्रयोग करो। जैसे बुनावट, तो बुनावट में आवट लगा है, नुकीला में नुक जमा ईला लगा है, दबाव में दब जमा आब लगा है, घिसाई में घिसा जमा आई घिसाई लगा है। तो इसी प्रकार आप इन पे वाक्य भी बनाओगे। फिर आते हैं दूसरे पर। नीचे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं। क, वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। ख, हम यहाँ बांस की 1-2 चीज का ही जिक्र कर पाए हैं। ग, मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। घ, खपच्चों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग ढंग से लिखो। फिर है तीसरा, तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं? सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो। आपकी जो भी भाषा है, जिस भी भाषा में आप घर पे बात करते हैं, उनके बारे में पता करो और कक्षा में अपने साथियों और शिक्षक को बताइए। अब जरा मैं आपको बताती हूँ हम 5 उंगलियों को क्या कहते हैं। अपने हाथ खोलिए। ये जो थंब है, जो आपका अंगूठा है, उसको बोलते हैं अंगुष्ठा,
और फिर अंगूठे के बाद दूसरे नंबर की जो उंगली है इसे बोलते हैं तर्जनी। और फिर आप अपनी तीसरी उंगली खोलिए, जो बीच वाली उंगली होती है इसे बोलते हैं मध्यमा। क्या बोलते हैं? मध्यमा। फिर जिसमें आप अंगूठी पहनते हैं इसे बोलते हैं अनामिका। क्या बोलते हैं? अनामिका। और फिर अंतिम उंगली को मोड़िए, ये हुई आपकी कनिष्ठा। ये 5 उंगलियों के नाम है, इन्हें पहचान कर सही क्रम में लिखो। तो आया पाठ समझ में? अब जरा केवल आपके पढ़ने के लिए है पेपर मेशी। अब देखिए पेपर मेशी कैसे बनाते हैं, आपने देखा होगा कागज से तरह तरह की आकृतियां, डिजाइन, खिलौने, झालर आदि तुमने बनाई होंगी। पर क्या कभी तुमने मूर्ति बनाई है कागज से? हाँ भाई, कागज से भी मूर्ति बनाई जा सकती है। इस कला को अंग्रेजी में पेपर मेशी कहा जाता है। तो चलिए, कागज से मूर्ति बनाने की 4 विधियां हैं और इन विधियों के बारे में कुछ मूल बातें आपको दे रहे हैं, तो इसे पढ़िएगा और बनाइएगा, अपना पेपर मेशी बनाइएगा। तो देखिए, कागज को भिगोकर सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आप क्या बनाओगे। आपको उसके साँचे की जरूरत पड़ेगी। पुराने अखबार या रद्दी, कॉपी किताबों के टुकड़े टुकड़े करके पानी में भिगो दो। कागज को 1.5-2 घंटा भीगने दो। जब कागज अच्छी तरह भीग जाए तो एक एक टुकड़ा लेकर साँचे पर चिपकाते जाओ। जब पूरे साँचे पर एक तरह जम जाए तो उसके ऊपर 5-6 तह गोंद की मदद से चिपकाकर बनाओ। अब इसे सूखने के लिए रख दो। सूख जाने पर सावधानी से धीरे धीरे साँचे पर कागज से बनी रचना को अलग करो। तुम्हारी मूर्ति तैयार है। यह वजन में हल्की भी होगी और गिरने पर टूटने का डर भी नहीं रहेगा। इसे तुम मन चाहे रंगों में भी रंग सकते हो। इस विधि से तुम मुखौटे भी बना सकते हो। और हाँ, मुखौटे के लिए तो साँचे की भी आवश्यकता नहीं, बस किसी चेहरे के आकार का बर्तन का गोल पेंदा उपयोग कर सकते हो। तसला या बड़ा कटोरा या अन्य कोई बर्तन चाहिए। इस पर ऊपर बताए तरीके से ही गीले कागज की 5-6 तह चिपकाओ और सूखने के लिए छोड़ दो। जब अच्छी तरह सूख जाए तो इसे मुंह पर लगाकर अनुमान से आंख और नाक के निशान बना लो। आंखों की जगह 2 छेद बना लो। नाक की जगह पर भी छेद बना सकते हो ताकि तुम्हारी नाक बाहर निकल आए। चाहो तो मुखौटों में कागज की नाक भी बना सकते हो। जब कागज की 3-4 तह बन जाए तो एक सूखे कागज को हाथ से दबाकर मुट्ठी में भींचकर गोला सा बना लो। इस गोले को दबाकर ऊपर से संकरा और नीचे से थोड़ा चौड़ा नाक जैसा आकार दे दो। अब इसे गोंद लगाकर मुखौटे पर नाक की जगह चिपका दो। मुखौटे पर रंग करके उसे सुंदर बना सकते हो। रंग की मदद से ही आंख की भौएं, मुंह, मूंछ आदि भी बना लो। भुट्टे के बाल, जूट आदि लगाकर भी दाढ़ी, मूछें या भौएं बनाई जा सकती हैं। फिर कागज की लुगदी बनाकर देखिए। कागज के छोटे छोटे टुकड़े किसी पुराने मटके या अन्य बर्तन में पानी भिगाकर रख दो। इन्हें 2-3 दिन तक गलने दो। जब कागज अच्छी तरह गल जाए तो उसे पत्थर पर कूटकर एक सा बना लो। अब इस पर गोंद या पिसी हुई मेथी का गाढ़ा घोल डालकर अच्छी तरह मिला लो। इस तरह कागज की लुगदी तैयार हो जाएगी। इस लुगदी से मनचाही मूर्ति बना सकते हो। गांव में इसी विधिया से डलिया आदि बनाई जाती है। शायद तुमने भी बनाई हो। पर इस तरह की लुगदी से सुगड़ अथा जटिल डिजाइन वाली मूर्तियां, वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती। अब ऐसे ही 2 तरीके आपके इसमें और हैं। एक है लुगदी में खड़िया चौक पाउडर डालकर, दूसरा है लुगदी में मिट्टी मिलाकर। तो आप जो चाहे वो तरीका प्रयोग कर सकते हो पेपर मेशी के लिए और किसी भी मुखौटे को बनाने के लिए। इसके बाद आपकी पुस्तक में अंतिम में शब्दकोश दिया है, किसको क्या कहा
जाता है कि इन शब्दों का क्या अर्थ होता है, तो इस शब्दकोश को भी पढ़िएगा। फिर मिलेंगे आपसे फिर कभी। अभी लेती हूँ इजाजत। धन्यवाद।